तो मूवी की शुरुआत एक क्रीपी से सेक्लूडेड कॉटेज और जंगलों को दिखाते हुए होती है, जो कि एज यूजुअल होता है, जहां पर हम तीन दोस्त जेसिका, कैलब और टेरेसा को टाउन से दूर इसी जंगल में मस्ती करते हुए देख पाते हैं, जो कि लेक के किनारे मजे कर रहे थे। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि कैलब और टेरेसा ही यहाँ मस्ती कर रहे थे, तो जेसिका कहाँ पर थी? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जेसिका की तबीयत खराब थी। जेसिका से मिलने टेरेसा अंदर आती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती। टेरेसा अब जेसिका के साथ मस्ती करते हुए किताब पढ़ने लगती है, लेकिन तभी जेसिका बिना देखे ही किताब को डिमोनिक टोन में रीड करने लगती है, जो कि टेरेसा के लिए शॉक वाली बात थी। अब जेसिका अचानक से ही पजेस्ड हो जाती है और वॉमिटिंग करने लगती है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। दिखने में ये किसी डिमोनिक पोजेशन जैसा ही था। अब पोजेशन के चलते वो टेरेसा का स्कैल्प ही उखाड़ देती है और फिर बाहर लेक के पास जाकर कैलब का सर धड़ से अलग कर देती है। हम अब पजेस्ड हुई जेसिका को हवा में लेविटेट होते हुए देख पाते हैं और टेरेसा रोते हुए ये सब देख रही थी, जिसके साथ ही इविल डेड राइज मूवी की शुरुआत होती है। लेकिन अभी आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये तीनों कौन थे, यहाँ पर पोजीशन कैसे हुआ, राइट? तो इस चीज को समझने के लिए हमें एक दिन पहले जाना होगा, जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। खैर, अब लोकेशन होती है लॉस एंजलिस और हम एक पुराने अपार्टमेंट और बिल्डिंग को देखते हैं, जिसको जल्दी ही डिमोलिश किया जाने वाला था। एज बिल्डिंग काफी खस्ता हालत में थी, कभी भी टूट सकती थी। यहाँ पर हम एक लेडी टैटू आर्टिस्ट एली को देख पाते हैं, जो कि अपने 3 बच्चों के साथ में रहती है, जो कि है बेटा डैनी, उसकी बहन ब्रिजेट और सबसे छोटी बहन कैसी। एली यहाँ पर अपने हस्बैंड से पिछले 2 महीने से दूर रह रही है, क्योंकि उनके बीच में बनती नहीं है। खैर, उसी रात एली की सिस्टर बेथ उससे मिलने इसी स्पूकी अपार्टमेंट में आ जाती है, जहाँ पर बेथ खुद परेशान थी और वो एक कॉन्सर्ट सिंगर है और वो कॉन्सर्ट छोड़कर आई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी। इनफैक्ट ये बात वो अपनी बहन या फिर किसी और को फिलहाल नहीं बताती है। बेथ अब सभी को गिफ्ट दे रही होती है और वो एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लेकर आई थी, लेकिन तभी एक तनाव भरा माहौल छा जाता है और एली अपनी बहन से बात करने के लिए बच्चों को अपनी आंटी के लिए पिज्जा लाने भेज देती है। खैर, जब बेथ को एली और उसके हस्बैंड के सेपरेशन के बारे में पता चलता है तो वो दुखी हो जाती है और अपनी बहन से कहती है कि उसको इस बारे में उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन एली कहती है कि उसने उसे 2 बार कॉल्स किए, एक बार जब वो सेपरेट हुई और दूसरा जब वो इस अपार्टमेंट में आई थी, क्योंकि उसके पास में ज्यादा पैसे नहीं थे, जिसको सुनकर बेथ को बुरा लगता है और वो अपनी बहन से माफी मांगती है। खैर, अब जब तीनों बच्चे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ रहे होते हैं तो अचानक से ही 5.1 रिक्टर स्केल पर भूकंप आ जाता है, जिससे कार पार्किंग एरिया के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। ऊपर एली और बेथ भी डर रहे थे और नीचे तीनों बच्चे डरकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। अब बात यहाँ पर इतनी सी नहीं थी। डैनी देखता है कि भूकंप आने की वजह से वहाँ पर पार्किंग के अंदर एक होल बन चुका है, जिसके अंदर जाया जा सकता था। वो खुराफाती तो था ही, तो वो नीचे चला जाता है, जहाँ पर उसे ढेर सारी किताबें मिलती हैं और कुछ विनाइल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। उसको एक फोटो भी मिलती है जिसके अंदर 3 प्रीस्ट होते हैं। साथ ही साथ उसको एक सील्ड कब्र मिलती है और आसपास ढेर सारे होली क्रॉसेस थे, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी ईविल को कंटेन कर रहे थे। बेसिकली ये एक वॉल्ट जैसा था। लेकिन डैनी उस कब्र में हुए छेद से एक चीज को बाहर निकाल लेता है और तभी वहां पर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति नीचे गिरती है। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी था वो बहुत ही ताकतवर और ईविल था, तभी उसको यहाँ पर ऐसे कंटेन करके रखा गया है। अदरवाइज इतने क्रॉस और जीसस क्राइस्ट की मूर्ति होने का मतलब ही नहीं बनता। डैनी अब जैसे ही उस चीज से कपड़ा हटाता है तो ढेर सारे कीड़े उस चीज के ऊपर से उड़ जाते हैं और ये कुछ और नहीं बल्कि इविल डेड फ्रेंचाइजी की फेमस किताब है, जिसको यहाँ पर छुपा कर रखा गया था। लेकिन बेवकूफ डैनी विनाइल रिकॉर्ड्स और इस किताब को अपने साथ ले जाता है। अब ऊपर इनकी माँ एली इन सब के लिए परेशान हो रही थी। साथ ही साथ न्यूज के ऊपर खबर भी आ रही थी कि अर्थक्वेक ने इनकी बिल्डिंग के आसपास वाले इलाके को हिट किया है। एली अब उनके पड़ोस के लड़के गैब्रियल से उनके बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। एक बुजुर्ग मिस्टर फोंडा भी वहां पर होते हैं, जो कि बेथ से बात करता है क्योंकि वो वहां पर नहीं थी। लेकिन तभी एली के तीनों बच्चे लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं, जिससे वो रिलैक्स्ड हो जाती है। साथ ही साथ वो उनको डांटती भी है कि भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तभी डैनी उस किताब और विनाइल रिकॉर्ड्स को अंदर अपने रूम में ले जाता है। मीनवाइल एली लॉन्ड्री के काम से लिफ्ट में नीचे चली जाती है और बेथ कैसी को नहलाने लेकर जाती है। लेकिन डैनी को तो उस किताब और विनाइल रिकॉर्ड्स का भूत सवार हो गया था और वो उस किताब को ब्रिजेट के सामने खोलने की कोशिश करता है। लेकिन ये किताब कुछ नोकीले दांतों जैसी चीज से बंद थी, जैसे वो किताब ना हो किसी का मुंह हो। और तभी डैनी की उंगली उन नोकीले दांतों से कट जाती है और बस उसके खून के कुछ छींटे किताब के ऊपर गिरते हैं, जिसको शॉकिंगली ये किताब सोख लेती है और बस वो किताब खुल जाती है। अब इस किताब के अंदर अजीब अजीब से चित्र बने हुए थे, इनकैंटेशंस थी, जो कि बहुत ही डरावने थे और किसी तरह से ब्रिजेट डैनी को किताब के पन्ने पलटने से रोकती है।
लेकिन डैनी अब कहाँ सुनने वाला था। वो विनाइल रिकॉर्ड्स को एक एक करके सुनने लगता है, जहाँ पर पहले पार्ट के अंदर एक प्रीस्ट या फिर एक फादर जो होते हैं वो इस किताब के बारे में बताने लगते हैं कि ये किताब नटूरो डिमोंटो के 3 किताबों में से एक है या फिर 3 पार्ट में से एक है, जिसको बुक ऑफ द डेड बोलते हैं। और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, जिससे वो पुराने जमाने के स्पेल्स और राज जान पाएंगे, या फिर ये कहें पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में। और हम देख पाते हैं कि डैनी किताब और अगले विनाइल रिकॉर्ड को चलाने के लिए पागल हो रहा था। अब वो दूसरा विनाइल रिकॉर्ड चला देता है जिसके अंदर किताब की इनकैंटेशंस थी और फादर उसको रीड कर रहे थे। लेकिन तभी ये रिकॉर्ड डिमोनिक हो जाते हैं और डैनी इनको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोकते। और वो ना ही रिकॉर्ड को रोक पाता ना ही तोड़ पाता, जैसे डिमोनिक एंटिटी बाहर आने को बेताब हो रही थी। और बस एक डिमोनिक एंटिटी तभी एली को लिफ्ट में ही पोजेस कर लेती है, जो कि बहुत ही भयानक और दर्दनाक था। ये डिमोनिक एंटिटी उसके हाथ पैर वगैरह सब कुछ तोड़ देती है और उसको बहुत ही गंदी तरह से पीटती है। साथ ही साथ उनके फ्लोर की लाइट भी चली गई थी और डैनी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि किताब के पन्ने खुद पे खुद ही पलटे जा रहे थे। अब लाइट जाने से बेथ और कैसी भी डर जाती है। साथ ही साथ ब्रिजेट नोटिस करती है कि सिर्फ उनके यहाँ की ही लाइट गई है, ना कि कहीं और की, यानी कि जो कुछ गलत होने वाला था वो यहीं पर था। अब एली ऊपर आती है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। जैसे शुरुआती सीन में जेसिका के साथ हुआ था, वैसा ही सेम यहाँ पर एली के साथ पोजेशन हुआ है। हमने लिफ्ट के अंदर उसकी सारी हड्डियां टूटी हुई देखी थी। इनफैक्ट साफ दिख रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके अंदर है। खैर एली अब किचन में कच्चे अंडे पैन में तोड़कर पकाने लगती है और जब बेथ और बाकी बच्चे उसे बात करने आते हैं तो वो अजीब तरह से बात करती है और हंसती है। और उन सबको डराने के बाद में एली थोड़ी सी होश में आती है और बस एक ही बात कहती है कि वो मेरे अंदर है और उसको मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने मत देना। खैर इसके बाद में एली बहुत ही ज्यादा वॉमिट करती है, जैसे जेसिका ने करी थी, और वहीं पर वो कोलैप्स हो जाती है। खैर अब बेथ और डैनी एली को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट में जाने से ये लोग डर रहे थे और स्टेयर्स भी पूरी तरह से टूट गई थी, जो कि शायद से अर्थक्वेक की वजह से हुआ होगा या फिर ये डिमोनिक पावर हो सकती है। खैर एली को अब रूम में लिटा दिया जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि वो मारी गई है। गैब्रियल अब एली की आईज को क्लोज करता है, लेकिन स्ट्रेंजली उसकी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। वो फिर से उनको बंद करता है, लेकिन इस बार आईज क्लोज रहती हैं, तो सबको यही लगता है कि वो मारी गई है। गैब्रियल, बेथ और मिस्टर फोंडा अब यहाँ पर एली के लिए आखिरी प्रेयर्स करते हैं, जिसके बाद गैब्रियल और मिस्टर फोंडा बिल्डिंग से बाहर जाने का एक रास्ता तोड़ने लगते हैं। शायद से वो फायर एग्जिट होगी, जो कि बंद पड़ी हुई थी। अब बेथ अपनी डेड सिस्टर के बगल में बैठकर उसको अपना दुख सुना रही होती है, लेकिन तभी एक फोन आता है जो कि एली का ही था, जिसके अंदर वो ये कह रही थी कि मैं जिंदा जल रही हूँ, मुझको बचाओ। और तभी फोन की स्क्रीन क्रैक हो जाती है और तभी अचानक से ही एली की आंख खुल जाती है और वो बैठ जाती है। अब बेथ उसको छूती है तो उसका शरीर जल रहा था और बस वो उसको बाथटब में डाल देती है, लेकिन तभी एली दीवार पे चढ़कर इतनी जोर से चिल्लाती है कि बेथ और बाकी सभी लोग बेहोश होने को हो जाते हैं। साथ ही साथ जो बाथटब का पानी होता है वो भी उबल रहा था। एली अब सारे फैमिली मेंबर्स पे एक एक करके हमला करने लगती है और एली टैटू नीडल को ऑन कर देती है और अपने खून को एज एन इंक यूज करती है और ब्रिजेट के राइट चीक पर चला देती है। वो उसको खत्म ही करने वाली थी, लेकिन किसी तरह से डैनी एली को मारकर दूर करता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर कोई एंटिटी आ गई है। और अब तभी यहाँ पर ट्रेलर का फेमस सीन आता है, ईनी मीनी माइनी मो। और बस इतने में ही गैब्रियल और मिस्टर फोंडा अंदर आ जाते हैं, जो कि उसको देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन एली गैब्रियल के ऊपर हमला करके उसकी एक आंख को अपने मुंह से ही उखाड़ लेती है और ब्रिजेट को लाइक करने वाले उसके पड़ोसी के मुंह के अंदर फेंक देती है और मौके का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट का गेट ही बंद कर देती है। लेकिन बेथ और बाकी सभी उस गेट के होल से देखते हैं कि एली को पोजेस करने वाली एंटिटी या फिर डीमन ने गैब्रियल और बहुत से लोगों को मार दिया है। मिस्टर फोंडा गन से एली को शूट करते हैं, लेकिन वो उनको भी खत्म कर देती है, क्योंकि ये सुपर नेचुरल एंटिटी है जो कि बिल्कुल भी ऐसे खत्म नहीं होती। ब्रिजेट यहाँ अपने भाई डैनी से लड़ने लगती है कि जब से वो किताब इस घर के अंदर आई है और उसने विनाइल रिकॉर्ड चलाया है, तब से ही ये सब हुआ। और बेथ उनको रोकती है कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। तभी पोजेस्ड हालत में एली छोटी सी कैसी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा उससे गेट हल्का सा खुलवा लेती है और उसको चोक करने लगती है, जिसके चलते बेथ उसको बचाती है। मीनवाइल ब्रिजेट के साथ एक अजीब चीज होना शुरू हो जाती है कि उसका घाव अब अजीब सा हो गया था। उसके मुंह, कान, नाक से काला लिक्विड निकलने लगता है, जिसके बाद वो कीड़े उगलती है और वो भी पोजेस्ड हो जाती है। असल में वो एक डेडाइट बन गई थी, जो कि इस फ्रेंचाइजी की ही फेमस चीज है।
जब बेथ उसके पास किचन में उसको देखने आती है तो वो कांच खा रही होती है और देखने से साफ पता चल गया था कि वो पोजीशन में थी। एली ने अपने खून से उसके फेस पे टैटू मशीन से खरोच दिया था तो ये वहीं से हुआ था। ये एक इन्फेक्शन जैसा है या फिर ये काइंड ऑफ ए प्लेग है। खैर ब्रिजेट एक चीज ग्रेटर से बेथ के पैर की खाल निकाल लेती है जो कि काफी शॉकिंग था, लेकिन किसी तरह से बेथ बचकर भागती है और फिर वो डैनी और कैसी पे हमला करती है। लेकिन कैसी की बनाई गई डॉल की लकड़ी ब्रिजेट के सर के आर पार हो जाती है जिससे वो नीचे गिर जाती है और कैसी की बात सच हो जाती है कि उसकी डॉल उसको बचाएगी। कैसी, बेथ और डैनी शॉक थे कि ये सब उनके साथ हुआ क्या है और उनको ये एक नाइटमेयर लग रहा था। लेकिन सेफ्टी के लिए डैनी ब्रिजेट को एक बेड से बांध देता है। डैनी अब फाइनली बेथ को पार्किंग लॉट के होल में मिली किताब यानी कि नटूरो डिमोंटो या फिर बुक ऑफ द डेड और कुछ विनाइल रिकॉर्ड्स के बारे में बता देता है। डैनी बोलता है कि उसने खाली 2 ही रिकॉर्ड सुने थे और दूसरे के अंदर ये इनकैंटेशंस थी जिसके बाद में ये सब हुआ। तीसरा सुनना भी बाकी है लेकिन लाइट नहीं थी और रिकॉर्ड प्लेयर भी खराब हो गया था। लेकिन बेथ को ये फिक्स करना आता था क्योंकि म्यूजिक और ये सब उसका पैशन था, वो ये सब करती रहती थी। वो रिकॉर्ड को ठीक करके 3rd विनाइल रिकॉर्ड को सुनना शुरू करती है, वो भी हेडफोन्स में, ताकि कोई और इसको ना सुन और कोई नुकसान भी हो तो खाली उसको हो। और ऐसी परफेक्ट आंटी या फिर मौसी सबको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ ब्रिजेट उठ खड़ी होती है और एली भी डक्ट के रास्ते अपार्टमेंट के अंदर आने लगती है। यह डीमन या फिर एंटिटी बहुत ही स्मार्ट था। बेथ को अब पूरे केस का पता चलता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी और किताब के असली पत्ते। असल में ये किताब इन प्रीस्ट और फादर को मिली थी और वो उसको ट्रांसलेट करना चाहते थे, लेकिन उनको इस ब्लास्फेमी के लिए चर्च ने दूर कर दिया क्योंकि ये एक डिमोनिक किताब थी और ये किताब इंसानी चमड़े से बनी थी और अंदर लिखा हुआ हर एक शब्द इंसानी खून से लिखा गया था या फिर ये कहीं सैक्रिफाइस के चलते। इसके अंदर हेल के भयानक से भयानक डीमंस को बुलाने के इनकैंटेशंस लिखे हुए थे और भी बहुत सारी विधि थी और ऐसी चीजों को ये प्रीस्ट जो थे वो समझना चाहते थे आम पब्लिक के लिए। लेकिन फादर बताते हैं कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और चर्च बिल्कुल सही था। ये एंटिटी या फिर डीमन टेकर ऑफ सोल्स है और इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको बस कैद या फिर इससे दूर भागा जा सकता है। और यही रीजन था कि फादर के खुद के मेंबर्स की जान तक चली गई थी और उन्होंने कैसे भी करके इसको उसी सीक्रेट वॉल्ट के अंदर कैद करके गॉड की सुरक्षा में रखा था ताकि ये बाहर ना आ पाए। लेकिन डैनी इस किताब की प्रेजेंस से टेम्प्ट हो गया और डीमन ने खुद को इनकैंटेशंस रीड करवा के फिर से आजाद करवा लिया। फादर का तो ये भी कहना था कि इसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म या फिर प्रेयर्स का भी असर नहीं होता। अब इस डीमन के खून से या फिर उसके दिए हुए घाव से इंसान डेडाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर ये कहें इस डीमन का एक अंश उन घावों से इंसान के अंदर आ जाता है जिससे वो भी पॉजेस्ड हो जाते हैं और एक लिंक रहता है डीमन और बाकी डेडाइट्स के अंदर। खैर विनाइल रिकॉर्ड सुनते सुनते 2 चीजें होती हैं कि एक तरफ तो ब्रिजेट किचन के अंदर अपने ही भाई डैनी को चाकू मार देती है और वो उसको आग से जला देता है जिससे कि वो नीचे गिर पड़ती है। तभी एली भी डक्ट के रास्ते उसी विनाइल रिकॉर्ड वाले रूम में आ जाती है और बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन ऑब्वियसली नाकामयाब हो जाती है। इनफैक्ट एली विनाइल रिकॉर्ड को खुद के जरिए सुनाती है और मॉक करती है कि मुझे यानी कि ये एंटिटी को हराया नहीं जा सकता, अब बस कैसी और बेथ ही बचे थे। डैनी अब जख्मी हालत में बाहर आता है और मारा जाता है। कैसी तो छुप जाती है लेकिन एली बेथ को मारने आती है और डीमन को एहसास हो जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और उसके पास लेने के लिए 2 सोल्स हैं। वो काफी खुश था लेकिन कैसी को जब एहसास होता है कि उसकी आंटी मां बनने वाली है तो वो उनको एक सीजर पकड़ा देती है जिससे वो एली के मुंह में ही घोंप देती है जिससे कुछ वक्त के लिए एली वहीं पर रुक जाती है। असल में इस डीमन को मजे लेने में काफी अच्छा लगता था। वो विक्टिम्स को टॉर्मेंट किया करता था। जितना ज्यादा डर होगा उसके लिए सोल्स उतनी ही मीठी होंगी। खैर कैसी और बेथ अब हॉलवे में आते हैं जहां पर मिस्टर फोंडा की गन से बेथ एग्जिट को तोड़ने वाली थी लेकिन तभी एली जाग जाती है और गोली सीधा एली के पैर में बेथ मार देती है जिससे उसका एक पैर खत्म हो जाता है, साथ ही साथ उसका हाथ भी। फिर भी एली यहाँ पर कैसी को फंसाने के लिए मीठी मीठी बातें करती है लेकिन इस बार कैसी उसकी बातों में नहीं आती और कहती है कि यू आर नॉट माई मॉम। अब एक एक करके सारे के सारे विक्टिम्स डेडाइट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। जिसके बाद में कैसी और बेथ के पास लिफ्ट से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था लेकिन जो लिफ्ट होती है वो बंद नहीं हो रही थी क्योंकि वहां पर घर की चाबी पड़ी हुई थी, साथ ही साथ कार की भी, क्योंकि जब एली पजेस्ड हुई थी तो उसके हाथ में ये चाबियां थी। कैसी यहाँ पर स्मार्टली प्ले करती है और चाबियों को अपने पास रख लेती है जिससे कि ये लिफ्ट बंद हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि एली के जिस्म के अंदर पजेस्ड हुए डैनी और ब्रिजेट खुद को जोड़ लेते हैं जिससे कि लिफ्ट में खून भरने लगता है जो कि बहुत ही बेहतरीन सीन था। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी खून भी बढ़ता जा रहा था और बुक ऑफ द डेड खुद पे खुद पलट के एक पेज पे आ जाती है जहां पर कई सारे हाथ पैर मुंह वाला एक क्रीचर होता है और इसी क्रीचर के अंदर एली बदल जाती है। अब लिफ्ट किसी तरह से नीचे आती है और ओवरलोड होने की वजह से ओपन होने लगती है जिससे ढेर सारा खून बाहर आता है जो कि द शाइनिंग मूवी की याद दिलाता है।
मतलब देख रहे हो कितनी छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है और इसलिए ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है। खैर अब ये दोनों खून से लथपथ उठते हैं और कार लेकर भागने लगते हैं, लेकिन कार एक क्रैक के अंदर फंस जाती है और तभी एली डीमन वहां पर आ चुकी थी। साथ ही साथ वहां पर काफी फॉग भी थी जो कि इसी डीमन की एक शक्ति है। खैर ये डीमन कैसी को पकड़ लेता है और एक सॉ की मदद से उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन बेथ उसको बचा लेती है और ये जो सॉ है वो इस फ्रेंचाइजी का ही रेफरेंस है ओरिजिनल मूवी का। खैर अब तभी एली डीमन बेथ को ग्राइंडिंग मशीन में खत्म करने वाली होती है, लेकिन कैसी मशीन को रोक देती है और बेथ सॉ को इस डीमन की तरफ दे मारती है और कैसी को मशीन ऑन करने को कहती है, जिससे कि ये डीमन समेत एली, डैनी और ब्रिजेट खत्म हो जाते हैं। मतलब अपने ही हाथों से अपनी फैमिली को खत्म करना बहुत ही शॉकिंग था। जिसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन ये डीमन खत्म नहीं हुआ था, ना ही वो किताब, खाली यहाँ पर उसका वेसल खत्म हुआ, ना कि ये डीमन। और इन दोनों को ऐसे जाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, ऐसा नहीं करेंगे तो आगे के पार्ट्स कैसे बनेंगे। एनीवेज अब इतनी तबाही मचाने के बाद में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पे एक लड़की लिफ्ट से नीचे आती है और ये कोई और नहीं बल्कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई जेसिका थी। जी हाँ, और वो भी इसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पे रह रही थी, यानी कि शुरुआती वाला सीन प्रेजेंट टाइम का था। लेकिन उसने किसी की आवाज कैसे नहीं सुनी, हो सकता है कि शायद डीमन की शक्ति की वजह से ये सब आइसोलेट हो गया होगा। खैर अब पार्किंग लॉट में आकर वो टेरेसा को 15 मिनट में पिक करने को बोलती है और तभी जेसिका नोटिस करती है कि वहां पर खून ही खून है और वो डर के मारे पुलिस को कॉल करने ही वाली थी। लेकिन तभी टेकर ऑफ सोल्स यानी कि डीमन जेसिका को पजेस कर लेता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ पजेस हुआ शरीर खत्म हुआ था, ना कि ये डीमन जो कि अभी भी आजाद घूम रहा था अपने नए वेसल की तलाश में, जो कि जेसिका बन जाती है। अब आपको स्टार्टिंग वाला सीन समझ में आया होगा कि जेसिका ये सब क्यों कर रही थी और यही तो इविल डेड राइज की शुरुआत थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।